क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। अब आपके यहाँ केवल एल्डिहाइड की अभिक्रिया, केवल एल्डिहाइड की अभिक्रिया, केवल एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं जो होंगी वही आपको अब पढ़ना है। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड ओनली। कहने का मतलब कि हम ऐसी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जो केवल एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करेगी, कीटोन नहीं कर सकता, पहली चीज। तो अब ऐसी अभिक्रिया में हम आपको रिएक्शन कराने जा रहे हैं एल्डिहाइड का सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, सिर्फ अभिकर्मक, सिर्फ रिएजेंट के साथ। दूसरा अभिक्रिया होगी यहाँ पर फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग से सॉल्यूशन, या फिर टालन अभिकर्मक, टॉलेंस रिएजेंट, या फिर इसमें बेनेडिक्ट विलयन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। दरअसल कहीं न कहीं ये अभिक्रियाएं ये बड़े दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। इनको कहा जाएगा कि ये सभी दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। दुर्बल ऑक्सीकारक से मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दे आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कहीं न कहीं, जो एल्डिहाइड को क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे। लेकिन ये चूंकि दुर्बल हैं, ये कभी कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते। क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक जो होते हैं, जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि, तो कीटोन को कर सकते हैं। लेकिन ये जो दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में आपका सिर्फ अभिकर्मक है, फेलिंग विलयन है, टालन अभिकर्मक है या बेनेडिक्ट विलयन है, यह केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि एल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन होती है एक, जिसको हम लोग ऑक्सीकरणीय हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे देखिए एल्डिहाइड में CH3CH11O, तो जो ये हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है, इसके कारण ये प्रबल अपचायक होते हैं। दे आर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग, यानी प्रबल अपचायक होते हैं। जितने एल्डिहाइड हैं दे आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, ये कहीं न कहीं स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जब स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो ये इन दुर्बल ऑक्सीकारकों से क्रिया कर लेते हैं, अर्थात इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। आइए देखें सिर्फ अभिकर्मक क्या है। अगर ये पूछा जाए कि सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया कैसे करते हैं एल्डिहाइड, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सिर्फ अभिकर्मक है क्या। तो याद रहे, पूछा जा सकता है सिर्फ अभिकर्मक क्या होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ अभिकर्मक क्या है। तो इसके लिए आप जानिए कि इसमें जब रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जिसका रंग गुलाबी होता है, गुलाबी रंग है, कि जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तब प्राप्त रंगहीन विलयन को
शिव अभिकर्मक कहा जाता है, शिव अभिकर्मक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कोई रंजक है जिसका रंग होता है अपना गुलाबी रंग, और जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने प्रवाहित कर दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया कि उसके गुलाबी रंग को उड़ा दिया। तो जब उड़ा दिया तो एक कलरलेस सोल्यूशन प्राप्त ऑब्टेन्ड हो गया। दिस कलरलेस सोल्यूशन कॉल्ड एज शिफ्स रिएजेंट, यही होता है शिव अभिकर्मक। तो अगर ये किसी पूछा गया कि शिव अभिकर्मक क्या होता है तो बताएंगे कि जब रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जिसका रंग गुलाबी होता है कि जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब प्राप्त रंगहीन विलयन को शिव अभिकर्मक कहा जाता है। अब एल्डिहाइड को इस शिव अभिकर्मक से क्रिया द्वारा पुनः गुलाबी रंग देते हैं, पुनः गुलाबी रंग दे देते हैं, गुलाबी रंग देते हैं। कीटोन तो इससे क्रिया करेगा नहीं क्योंकि शिव अभिकर्मक एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि जब कोई भी एल्डिहाइड इस शिव अभिकर्मक के कांटेक्ट में आएगी, संपर्क में आएगी, तो जो उसका ओरिजिनल गुलाबी रंग था पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक परीक्षण होता है, ये लैब के अंदर शिव अभिकर्मक रखा होगा। अगर आपको पहचान करनी है कि एल्डिहाइड है अथवा कीटोन है तो आप क्या करिए, उस एल्डिहाइड में इस शिव अभिकर्मक जिसका कोई कलर नहीं होगा, जस्ट लाइक वाटर, कोई कलर नहीं होगा, तो आप उस एल्डिहाइड को, इस शिव अभिकर्मक को आप एल्डिहाइड में मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। आप देखेंगे कि शिव अभिकर्मक का फिर से गुलाबी रंग प्राप्त हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया जो कार्बनिक यौगिक है वो एल्डिहाइड ही है। क्लियर हो जाता है। एक प्रकार का एक परीक्षण है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखना है। इसके बाद आइए हम चलते हैं फेलिंग विलयन के बारे में जाने कि फेलिंग विलयन क्या है। अब फेलिंग विलयन के लिए फेलिंग विलयन क्या होता है, फेलिंग विलयन क्या है, ये भी लैब में रखा होगा। और फेलिंग विलयन दरअसल ये विलयन ए और विलयन बी का एक मिक्सचर होता है। ए के रूप में क्या होगा, ए के रूप में होगा CuSO4 × 5H2O, नीला थोथा, ब्लू विट्रियाल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लू विट्रियाल होगा। और दूसरा कंपाउंड इसमें होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एक लवण है जिसको हम लोग रासेल लवण भी कहते हैं, रासेल लवण। अब इन दोनों को अगर ए और बी को मिक्स कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा फेलिंग विलयन। ये होता है फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन में CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड पाया जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि जब हमने फेलिंग विलयन बनाना चाहा तो हमने ब्लू विट्रियाल ले लिया, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण ले लिया जिसको रासेल लवण के नाम से जानते हैं, दोनों को हमने मिला दिया तो हमें प्राप्त हो गया फेलिंग विलयन। वास्तव में इसका तो नीला थोथा है, रंग होता है, जबकि यह रासेल लवण रंगहीन होगा, कोई रंग नहीं होगा। तो मिलाने के बाद कंफर्म है कि इसका ब्लू कलर होगा, ऐसा लगेगा कि ब्लू कलर है, जबकि इसमें दोनों में एक रंगहीन है, कलरलेस है, दूसरे का ब्लू कलर होता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है आपको ये मिल जाएगा फेलिंग विलयन। तो अगर ये कहा जाए कि फेलिंग विलयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो उत्तर होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड से। अगर मान लीजिए कोई एल्डिहाइड हमने ले लिया, जैसे CH3CHO ले लिया और इसको हमने 2CuO यानी अब 2CuO लिख दिया जाए, अर्थात ये फेलिंग विलयन हुआ। फेलिंग विलयन से अगर हमने क्रिया कराई तो कंफर्म है कि एक ऑक्सीजन ये इंट्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि ऑक्सीकारक है, मैंने कहा कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नवजात ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा। तो ये बन जाएगी CH3COOH और जो कंपाउंड इधर बना CU2O बना और जिसका लाल रंग आता है,
तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एल्डिहाइड हो, एसीटैल्डिहाइड मान लो मैंने यहाँ लिया, वैसे कोई भी एल्डिहाइड अगर होगी तो फेलिंग विलेन के संपर्क में आने से डेफिनेटली वो लाल रंग देगी। रेड कलर अगर मिल रहा है तो कंफर्म है कि वो फेलिंग विलेन ही देगा। इसी प्रकार से अगली अभिक्रिया हम टालन अभिकर्मक के साथ कराने जा रहे हैं। और याद रखें कि टालन अभिकर्मक क्या है। ये पहली चीज पूछा जा सकता है कि टालन अभिकर्मक क्या है। टालन अभिकर्मक, टालेंस रिएजेंट क्या है, ये भी लैब में रखा होगा। टालेंस रिएजेंट ये लैब में मिलेंगे सर। होता क्या है, अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन NH3+H2O को कहते हैं अमोनियममय विलयन। अमोनियममय विलयन होगा ये। और इसी में आप मिला दीजिए सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, AgNO3 का विलयन मिला लीजिए। अब इस प्रकार से जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये कहलाएगा टालेंस रिएजेंट। और टालेंस रिएजेंट में जो सक्रिय होता है वो होता है Ag2O। सिल्वर ऑक्साइड जो है अगर कहीं लिख दिया जाए तो इसका मतलब कि ये टालेंस रिएजेंट है। अब एसीटैल्डिहाइड जब इसके संपर्क में आते हैं तो कंफर्म है कि Ag2O अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब टालेंस अभिकर्मक से क्रिया कराई जा रही है, टालेन अभिकर्मक से। और टालेन अभिकर्मक जब इसके संपर्क में आएगा तो चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो नवजात ऑक्सीजन को सप्लाई कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगी, एस्टिक एसिड बन जाएगी। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगी एस्टिक एसिड में। और इस प्रकार से जो मुक्त सिल्वर आएगा इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट यानी भूरा रंग आता है। ब्राउन कलर्ड भूरा रंग सिल्वर का मिला। और उस प्रकार से यही नहीं कि जो ब्राउन कलर्ड सिल्वर का मिलेगा वो एक प्रकार से उसको रजत दर्पण भी कहते हैं। रजत दर्पण, क्योंकि जिस पात्र में अभिक्रिया कराई जाएगी वहाँ सिल्वर मिरर बन जाएगा, सिल्वर मिरर। तो ये पूछा जा सकता है कि रजत दर्पण कैसे बनता है। तो रजत दर्पण के लिए आप क्या करेंगे, एसीटैल्डिहाइड लेंगे और एसीटैल्डिहाइड पर क्रिया कराई जाएगी टालेंस रिएजेंट से। और ये क्रिया एस्टिक एसिड बनने के बाद मुक्त सिल्वर का भूरा या काला अवक्षेप मिल जाएगा जो कि सिल्वर मिरर कहलाएगा, रजत दर्पण कहलाएगा। इसके बाद अगला जो ऑक्सीकारक था वो होता है आपका बेनेडिक्ट विलेन। तो आप देखिए कि बेनेडिक्ट विलेन क्या है। बेनेडिक्ट विलेन, अब ये बेनेडिक्ट विलेन जो है ये भी फेलिंग विलेन की तरह A और B का मिश्रण होता है। अंतर ये होगा कि यहाँ पर ये ब्लू विट्रियाल तो रहेगा, कॉपर सल्फेट 5H2, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम सिट्रेट, यहाँ पर पोटेशियम सिट्रेट लवण लिया जाएगा। अगर पोटेशियम सिट्रेट लिया जाए और ये नीला थोथा ले लिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए आपस में, तो क्या बनेगा, बेनेडिक्ट विलेन बन जाएगा। अब इस बेनेडिक्ट विलेन में भी जो सक्रिय पार्ट होता है वो सक्रिय पार्ट इसका भी वही है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। तो ये भी बेनेडिक्ट विलेन होगा, बिल्कुल फेलिंग विलेन जैसा बेनेडिक्ट विलेन। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लवण की जगह पोटेशियम सिट्रेट लिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो एसीटैल्डिहाइड है देख रहे हैं, ये इसको ऑक्सीकृत करके वही रिएक्शन होगा। यहाँ पर एसिड बन जाएगी CH3COOH और यहाँ पर Cu2O का लाल अवक्षेप आएगा। हमारे कहने का मतलब एक लाल रंग जो प्रोड्यूस होगा वो कौन करेगा, एसीटैल्डिहाइड, इसका अपना कोई कलर नहीं था। तो एसीटैल्डिहाइड जब भी बेनेडिक्ट विलेन के संपर्क में आएगी तब भी आपको लाल रंग का ये विलेन प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये सब रहे ऑक्सीकारक। ये केवल एल्डिहाइड ये क्रियाएं देंगी, कीटोन ये सभी क्रिया को नहीं देते हैं। अभी और भी अभिक्रियाएं हैं जो केवल एल्डिहाइड देती हैं, कीटोन नहीं देगा। जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है कायनिजारो अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कायनिजारो अभिक्रिया। तो कायनिजारो अभिक्रिया में देखिए, कायनिजारो रिएक्शन,
कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो वैज्ञानिक था। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए पहली चीज़ तो याद रखिए कि कैनिजारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नहीं होता है। कौन? एल्डिहाइड। ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, दरअसल वे ही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। और ऐसी एल्डिहाइड में आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, SCHO, और ये इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड है। इस प्रकार से देखिए, यह है बेंजल्डिहाइड और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर क्रियात्मक समूह है CHO, इसके बाद हाइड्रोजन तो है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन अगर होता तो हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन माना नहीं जाएगा। इसी प्रकार रिंग में जब एक जगह से H को हटाया गया होगा, यानी कार्बन अल्फा कार्बन था लेकिन यहाँ से H को हटाया गया होगा, जहाँ पर CHO लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन को हटा करके लगता है। तो इसका मतलब यहाँ भी अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड हो या फिर आपकी फॉर्मेल्डिहाइड हो, ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया देती हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया में करेंगे क्या कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन, जिसमें नहीं हो, एल्डिहाइड को 50% सांद्रता के NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है, जिससे उसके एक अणु का स्वतः ऑक्सीकरण एवं दूसरे अणु का स्वतः अपचयन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वतः ऑक्सीडेशन भी होगा और स्वतः रिडक्शन भी होगा। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन, ये क्रिया कहाँ होगी? कैनिजारो अभिक्रिया जब होगी तब। इसमें हम चाहे फॉर्मेल्डिहाइड लें या बेंजल्डिहाइड लें, इनको हम चूँकि अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो 50% NaOH के साथ अगर मैं क्रिया कराऊंगा तो इसके एक अणु का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अणु का अपचयन होगा। देखिए कैसे होता है। कैनिजारो अभिक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बोर्ड के हिसाब से, तो हम इसमें कंफर्म है कि 2 अणु हमको लेना पड़ेगा, चूँकि एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर HCHO ले लिया और इधर भी मैंने HCHO ले लिया और इसको क्रिया करा दी NaOH के साथ जो 50% सांद्रता का है, इस प्रकार से। अब कंफर्म है कि एक अणु का क्या होगा? ऑक्सीकरण, दूसरे अणु का क्या होगा? अपचयन। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाला और इधर पे हाइड्रोजन डाल दिया, तो जहाँ से हाइड्रोजन निकाला गया तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना क्या है? ऑक्सीकरण। एक जगह हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? वो अपचयन। एक अणु का हम अपचयन करा रहे हैं, चूंकि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड कर दें। जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड की जा रही है वहाँ इधर की भी हाइड्रोजन NaOH की भी H गई, इधर की भी H आई, तो कंपाउंड अब इसके पास क्या बचा? NaO। तो ये जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो तो संगत लवण बना लेगा, HCOONA बन गया, सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। और दूसरा जो लवण बना, अब CH2 तो इसके पास खुद था, तो 2H और आ गए, ये हो गया CH3OH, मतलब मेथिल एल्कोहल बन गया। तो जिस अणु का अपचयन मैंने कराया वो तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और जिस अणु का मैंने ऑक्सीकरण कराया वो अम्ल का सोडियम लवण दे रहा है। इसी प्रकार से और अभिक्रिया को हम बेंजल्डिहाइड में अगर ये लिखें, उसमें इसके अलावा बेंजल्डिहाइड में देखा जाए
तो बेंजल्डिहाइड में मान लीजिए कि बेंजल्डिहाइड मैंने ये अणु ले लिया CHO, बेंजल्डिहाइड है। दूसरा भी अणु क्या होगा, क्योंकि 2 अणु लेने पड़ेंगे, CHO यहाँ भी हो गया, और इसको रिएक्शन कराना है NaOH के साथ। ये 50% सांद्रता का होगा। अब इसमें कन्फर्म है कि एक अणु का हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, यानी उसकी हाइड्रोजन को निकाल करके इसमें डालेंगे, तो यहाँ की भी NaOH की H जाएगी। परिणाम ये होगा कि एक तो कंपाउंड बन जाएगा, देखिए सोडियम बेंजोएट COO Na बन गया, इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बन गया, जिसको हम फूड प्रिजर्वेशन के रूप में खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। एज फूड प्रिजर्वेशन में इसका प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट, बहुत अच्छा कंपाउंड है। इसी प्रकार से अगर दूसरे अणु की बात की जाए तो उसका क्या हुआ, जब उसके पास H आया तो इस प्रकार से ये CH2OH बन गया। यहाँ पर तो एल्कोहल बनेगा, इसका नाम बेंजिल एल्कोहल है, बेंजिल एल्कोहल है। तो काइनेजारो अभिक्रिया में आपने देखा कि एक अणु का ऑक्सीकरण होगा स्वतः और दूसरे अणु का स्वतः क्या होगा, अपचयन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए एक तो हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया और दूसरा हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड या CHO ले लिया, और तब मैंने क्रिया करा दी NaOH के साथ 50% सांद्रता की। अब हमारे पास 2 एल्डिहाइड हैं, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड जो कि एलिफैटिक है, फॉर्मेल्डिहाइड कैसी एल्डिहाइड है, एलिफैटिक, जबकि ये बेंजल्डिहाइड कैसी है, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसका मतलब कि एल्डिहाइड ही अलग अलग ले लिया गया। तो जब एल्डिहाइड अलग अलग ले लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में कंफर्म है कि यहाँ पर कंपाउंड कौन सा बनेगा। अब कंपाउंड ये बनेगा कि यहाँ पर ये क्लियर है, ऐसी दशा में इसको कहते हैं क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया, इसको कहेंगे क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया। क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया में क्या होगा, क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया में क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन, इसमें जो है ये होगा कि एक तो आपके पास एलिफैटिक एल्डिहाइड होगी, दूसरी एरोमेटिक होगी। तो याद रखें कि यहाँ पर ये अपचयन केवल इसी का होगा, यानी कंफर्म है कि इसमें H जाकर इंट्रोड्यूस होगा। तो एक तो यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से CH2OH, लेकिन ये बेंजिल अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर एरोमेटिक का हमेशा अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा ये एलिफैटिक वाला, वो HCOONA बना लिया, यानी सोडियम फॉर्मेट बन गया, सोडियम फॉर्मेट का एक यानी अम्ल का लवण बन गया। तो ये होता है क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया। इसी प्रकार से आपको जो साइंटिस्टों के नाम की अभिक्रियाएं हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी में आपका टिसैनको अभिक्रिया होगा। ये अभिक्रिया भी कीटोन नहीं देते, केवल एल्डिहाइड, क्योंकि जो अभिक्रियाएं आप पढ़ रहे हैं वो केवल एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करेंगे, कीटोन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब इसमें से एक बहुत ही फेमस अभिक्रिया टिसैनको अभिक्रिया, टिसैनको अभिक्रिया। टिसैनको अभिक्रिया में देखा जाए कि क्या होता होगा। टिसैनको रिएक्शन, टिसैनको रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एस्टर का निर्माण कर देते हैं, एस्टर का निर्माण करते हैं। अब ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि इसमें टिसैनको अभिक्रिया में ऐसी एल्डिहाइड का हम प्रयोग करने जा रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया CH3 CHO, अभी कंपाउंड तो एसिटाइलडिहाइड है, एसिटाइलडिहाइड होगी। एसिटाइलडिहाइड में आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप है एल्डिहाइड समूह, और ये पहला वाला कार्बन अल्फा कार्बन, साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो ऐसी एल्डिहाइड को आप 2 अणु ले लीजिए इस प्रकार से CH3CHO, और इसको आप क्रिया कराएंगे किसके साथ, किसके प्रेजेंट में, एल्युमिनियम एथॉक्साइड यानी C2H5O होल थ्राइड्स Al, एल्युमिनियम एथॉक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में एक ऑक्सीकारक का वर्क करता है ये। तो आप क्या करिए कि एक जगह यहाँ से H को निकाल कर इधर कर दें। तो कन्फर्म है कि यहाँ से अगर कहीं मान लीजिए हमने H को यहाँ पर जोड़ा है, एक H निकाला और दूसरी जगह जोड़ा गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसका अपचयन हो रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एक अणु का ऑक्सीकरण हमको कराना है तो दूसरे अणु का क्या कराना है, अपचयन। जहाँ पर एक जगह हाइड्रोजन निकालेंगे दूसरी जगह ऑक्सीजन जोड़ेंगे। कंपाउंड यहाँ पर देखिए CH3CH2OH बन जाएगा, एक तो एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और दूसरी जगह जो कंपाउंड बनेगा इसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी, चूंकि ऑक्सीकरण का मतलब ये ऑक्सीजन दे देगा इसको, यहाँ बन जाएगी CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गई। यहाँ दोनों बन जाएंगे, लेकिन ये दोनों कभी भी साथ साथ रह नहीं सकते और आपस में क्रिया करके जल का एक अणु निकाल देंगे, और जल का अणु अगर निकाल दिए तो यहाँ से इस अम्ल का OH और इसका H यानी OH और H जल निकल जाएगा। तो जल निकलने के बाद शेष कंपाउंड क्या बचा आपके पास, ये बन जाएगा CH3COOCH2CH3, एथिल एसीटेट बन जाएगा। इसको कहते हैं एथिल एसीटेट, जो कि एक एस्टर है। तो याद रखिए जो लिखा गया है कि एस्टर का निर्माण कर लेते हैं, याद रहे टिसेनको अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होगा इस तरह से। इसी प्रकार से आगे चलें और देखें कि आगे क्या हो सकता है। इसमें एक अभिक्रिया बड़ी फेमस है आपके यहाँ केवल एल्डिहाइड की अभिक्रिया में, वो है नोवेनेजल अभिक्रिया। नोवेनेजल अभिक्रिया एक अभिक्रिया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी जा सकती है। KNOEVENAGEL, नोवेनेजल रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में कंपाउंड क्या करेगा, आपका जो एल्डिहाइड होगा, जैसे CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड हो गया, ये है आपका एसीटैल्डिहाइड। अब एसीटैल्डिहाइड जो होगा वो इसमें कोई मेथिलीन यानी CH2, जिसमें CH2 ग्रुप पाया जाए, और ये बाकी आपका COOC2H5 या आप कुछ भी ले सकते हैं C2H5, ये कोई मेथिलीन सक्रिय मेथिलीन युक्त यौगिक है, सक्रिय मेथिलीन युक्त यौगिक से क्रिया करानी पड़ेगी, और ये क्रिया होगी पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में। पिरिडीन का फार्मूला C5H5N, क्योंकि ये लोन पेयर है इसके पास बेस है, तो पिरिडीन की प्रेजेंस में क्रिया होगी, और इसमें से देखिए यहाँ से जल का एक अणु निकल जाएगा, और जल का अगर एक अणु निकल गया तो शेष कंपाउंड क्या बनेगा, ये आप देख लीजिए। यहाँ बन गया CH3, यहाँ हो गया CH, और यहाँ पर ये बॉन्ड आपका हुआ तो ये हुआ C, और C से ये डबल बॉन्ड लग जाएगा इधर, ये कंपाउंड इधर COOC2H5 बन गया, इधर भी बन गया COOC2H5। अब अगर मैं इस कंपाउंड का इस पर जल अपघटन करा दूं, जल से क्रिया, तो जल अपघटन का मतलब 2H2O से अगर मैं क्रिया करा दूं तो कन्फर्म है कि यहाँ से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये और ये, इस कंपाउंड में 2 अणु तो C2H5 के निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH, ये निकल गया। उसके बाद आपके पास एक H यहाँ बचा और एक H यहाँ बचा, तो कंपाउंड में देखिए कंपाउंड बन गया CH3, इधर हो गया CH डबल बॉन्ड इधर C, और इधर
आपके पास C के साथ ये COOH बन गया, इधर भी COOH बन गया इस तरह से। लेकिन इस कंपाउंड में कंडीशन तो ये हो गई, लेकिन ये कंपाउंड वास्तव में बनने के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक साथ नहीं रह सकते एक ही कार्बन से। तो यहाँ से आप CO2 का एक अणु निकाल दीजिए तो कंपाउंड क्या बना, CH3, इधर हो गया CH, डबल बॉन्ड हो गया CH, और ये हो गया COOH, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल बन गई, जिसको क्रोटोनिक अम्ल कहते हैं, क्रोटोनिक अम्ल। अंतिम उत्पाद क्रोटोनिक अम्ल बन जाएगा, जो कि एक अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है, असंतृप्त अम्ल होगी। तो इस प्रकार से केवल एल्डिहाइड की अभिक्रिया आपने देखा कि नोवेनेजल अभिक्रिया भी एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक और विशेष अभिक्रिया बच रही है इसमें, केवल एल्डिहाइड जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा बहुलकीकरण अभिक्रिया, पॉलीमराइजेशन। बहुलकीकरण, बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। अब जानते हैं बहुलकीकरण का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक अणु जब बहुलीकृत हो जाएं तो बहुलकीकरण कहते हैं। और बहुलकीकरण के लिए हम लेते हैं 3 एसीटैल्डिहाइड के अणु, और इसको साधारण ताप पर, मैंने ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, साधारण ताप पर सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें इसमें मिला दी, तो कन्फर्म है कि बहुलीकृत होकर के 3 अणु इसके आपस में जुड़ जाएंगे और एक अणु बन जाएगा इस प्रकार से। इसको कहते हैं पैराएल्डिहाइड, पैराएल्डिहाइड। और एक काम करता है मृदु निद्राकारी औषधि के रूप में, मृदु निद्राकारी औषधि के रूप में ये काम करता है। इसको कहते हैं माइल्ड हिप्नोटिक्स, माइल्ड हिप्नोटिक्स होता है, माइल्ड हिप्नोटिक्स होता है पैराएल्डिहाइड। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, इस पैराएल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से, चक्रीय संरचना द्वारा। यहाँ पर हम CH कर लें, यहाँ पर भी CH कर लें, और यहाँ पर भी CH कर लें, बाकी 3 जगह ऑक्सीजन कर लिया जाए, क्योंकि 3 ऑक्सीजन भी है। और जहाँ CH है वहाँ पर CH3 भी लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये संरचना होती है, यानी चक्रीय संरचना होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना ये होती है किसकी, पैराएल्डिहाइड की। और पैराएल्डिहाइड का फॉर्मेशन कब होगा, जब एसीटैल्डिहाइड के कितने अणु मैंने लिए, 3 अणु। एसीटैल्डिहाइड के 3 अणु को लेकर के अब आप साधारण ताप पर सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें जैसे डालोगे तो पैराएल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी संरचना चक्रीय होती है। और इसका वर्क क्या है कि ये मृदु निद्राकारी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि हम पॉलीमराइजेशन में इसी एसीटैल्डिहाइड के 4 अणु ले लें और साधारण ताप न करके यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें और यहाँ पर हम HCl गैस का प्रयोग करें, तो कन्फर्म है कि 4 अणु आपस में मिल करके फिर इस प्रकार की संरचना दे देंगे। फिर इसको पैराएल्डिहाइड न कह करके इसको मेटाएल्डिहाइड बोला जाएगा। अब ये मृदु निद्राकारी औषधि नहीं होगा, बल्कि यह एक ठोस ईंधन के रूप में काम करेगा, ठोस ईंधन के रूप में, सॉलिड फ्यूल होता है ये। और इस सॉलिड फ्यूल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, स्प्लिट लैंपों में ईंधन के रूप में। और इसकी संरचना अगर देखी जाए तो ये संरचना ये भी चक्रीय होगी, लेकिन ये इस प्रकार से होगी, 4 इसमें CH आप इस प्रकार से चारों कोने पर CH लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ कर लीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ कर लीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन जहाँ CH है वहीं CH3 भी होगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड की जो संरचना होगी मेटाएल्डिहाइड की, वो भी चक्रीय होगी। तो इसके साथ ही ये सब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं रहीं जो केवल एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन इन अभिक्रियाओं को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।